कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें, इसका आनंद ले सकें, चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, ये चैप्टर जो है बेसिकली भारत की आकार और स्थिति से संबंधित है। जब हम 6 की ज्योग्राफी कर रहे थे तो उस समय हमने आकार, स्थिति एवं जो समय का निर्धारण होता है उन सब चीज़ों पे काफ़ी सारी बातें की थी। तो इस दो बातें हैं जो हमें समझनी है, एक तो आकार और स्थिति, और उससे संबंधित जो भारत की बेसिक फीचर्स है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चीज़ें समझनी। आकार का मतलब क्या होता है? आकार में बेसिकली क्या आता है? क्षेत्रफल आता है, लंबाई चौड़ाई आता है, ये सब चीज़ें आती है। स्थिति का मतलब है कि वो चीज़ कहाँ अवस्थित है, मतलब कि ज्योग्राफिकल टर्म में उसे कहे तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मतलब किस अक्षांश या किस देशांतर में अवस्थित है, उसका विस्तार कैसे है। ठीक है, तो इन्हीं सब एस्पेक्ट्स पे इस चैप्टर में बात की गई है, और भारत से जुड़ी हुई जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहीं से शुरू होती है ज्योग्राफी में। और इससे पहले जैसे 8th में है कि रिसोर्स ज्योग्राफी पे फोकस किया गया है, 7th में है इन्वायरमेंट पे फोकस किया गया है, 6th में जो ज्योग्राफिकल टर्म है सौरमंडल है, जो अक्षांश देशांतर है, मानचित्र कैसे पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों पे बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मूल जो है इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगा। मैं ये कोशिश करूँगा कि चैप्टर के साथ साथ, चैप्टर के अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। भारत, आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले कुछ 5 दशकों में भारत ने सामाजिक, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ से स्थिति के बारे में ये बताना शुरू करेगा। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सारे कॉन्सेप्ट हम 6 क्लास में ही समझ चुके हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में भारत को लगभग 2 भागों में वर्गीकृत करता है या बांटता है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप की समूहों का विस्तार को ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है, जो सन 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गई। चलिए अब इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम जानते हैं। पहली बात कि इंदिरा बिंदु है कहाँ, तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जनरली जो है यूपीपीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन आता है, या पब्लिक सर्विस कमीशंस में, या आपको जो भी एग्ज़ाम आगामी आप देंगे, एसएससी, सीटेट या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें ये पूछ सकता है कि इंदिरा बिंदु जो हम कहते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो ये है कहाँ पे। ठीक है, ये हमें जानना जरूरी था। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। दूसरी चीज़ कि इसे जो है पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद इसे इंदिरा जी के नाम से कर दिया गया, जैसा जनरली भारत सरकार पहले करती आई है कांग्रेस गवर्नमेंट में। हर पॉइंट पे हर कोई भी चीज़ है तो उसे इंदिरा गांधी के नाम से या किसी राजीव गांधी के नाम से कर देना, तो ये पुरानी बात है। तो उस समय इन्होंने इसे इंदिरा गांधी जी के नाम से कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, जो ये कौन सा बिंदु है, ये दक्षिणतम है। उत्तरी बिंदु का भी नाम देखिए इन्होंने रखा है क्या, उत्तरी बिंदु जो है भारत का, वो कहाँ पे होगी, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। उसका नाम इन्होंने रखा है इंदिरा कॉल। इंदिरा जी का कॉल आएगा जम्मू कश्मीर से, मतलब इंदिरा कॉल भारत का उत्तरी बिंदु है, और दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा बिंदु है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फैक्ट याद रखिएगा, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ हमने 4-5 चीज़ें जान ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम आकार के बारे में। आकार का मतलब जैसा मैंने बताया भी था आपको कि लंबाई, चौड़ाई,
उसकी जो क्षेत्रफल है, विस्तार है, उन सब चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है। देखिए, कुल क्षेत्रफल लगभग 32,08,000 है, मतलब 32.8, 32,87,263 है। वैसे पूरा अगर मैं कहूँ, बचपन का याद किया हुआ आज तक है दिमाग में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वैसे 32.8 भी अगर आप याद रख लेते हैं तो काफ़ी रहता है, पूरा याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ देखिए दे दिया है इन्होंने। हाँ, तो अब देखिए एक चीज़ और मैं इसमें दिखाना चाह रहा था मैप में आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये जो डॉट डॉट बिंदी जा रही है, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर। ये क्या है? 0 डिग्री। और ये 30 डिग्री है। यहाँ पे कहीं पे 22.5 डिग्री होगा, जो भारत के यहाँ से लगभग गुजरेगा। ठीक है, जो भारत को 2 भागों में वर्गीकृत करेगा। तो जब हम, और ये क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है। ये चीज़ हमने 6 क्लास में बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थली की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अक्षांश देशांतर का वो वीडियो देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे ज़रूर देखें। तो इसमें जो है, ये क्या है? अगर इसके देशांतर से ले तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और अगर इसको मिडिल पॉइंट मानते हैं, जो 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लेटी हुई, मतलब कि अक्षांश। और ये है लॉन्गिट्यूड। तो इसके उत्तर वाले को क्या बोलेंगे? तो इसके उत्तर वाले को बोलेंगे नॉर्थ। वेस्ट गलती से W लिखा गया, इसको बोलते हैं नॉर्थ। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ। तो ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ये वेस्ट हेमिस्फीयर है, ये ईस्ट हेमिस्फीयर है। अगर भारत के विस्तार की बात करें तो अगर हम अक्षांश में देखें तो ये उत्तरी अक्षांश में है। ठीक, मतलब अक्षांशों के मायने में ये उत्तरी हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और अगर देशांतर के मामले में देखें तो है ये ईस्टर्न में है, मतलब कि पूर्वी देशांतर में है। वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 किलोमीटर है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा भारत का। ये तो एक स्थलीय भाग है, जो स्थल है, जैसे ये मान लीजिए कि भारत का मैप है। तो जो कोस्टल जो सीमा है, स्थलीय जो सीमा है, कोस्टल नहीं पूरी, तो ये इसके साथ साथ ये वाली हिस्सा। और जो समुद्री है, जैसे अंडमान निकोबार होगा, यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो जैसे ये साउथ इंडिया है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप होगा, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होगा। तो उसी चीज़ को, उसको कितना बताया गया है? 7516 किलोमीटर, और इसको बताया गया है 15,200 किलोमीटर। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो 22,716.5 या 6 जो भी है, 22,716 किलोमीटर याद रखिए कुल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का डिमांड होगा, जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा बड़े आराम से। उसके सारे ऑप्शंस को देखने के बाद जो आप निष्कर्ष पे पहुंचिएगा, उसी अनुसार से ऑप्शंस को क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। यहाँ से भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, मतलब न्यूली फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं 6 क्लास में ही। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकड़ा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 देखिए। और अक्षांश एवं देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु देश की पूर्व और पश्चिम का विस्तार
उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, ये आगे आएगा डायग्राम के साथ, फिर हम समझेंगे। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय सीमा में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समय, मानक यमयोत्तर माना गया है। देखिए यहाँ पे भारत का मानक यमयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। देखिए ये कहीं कहीं पे एग्जामिनेशन में आपको इलाहाबाद भी दे देते हैं, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। इलाहाबाद दे, मिर्ज़ापुर दे, जो भी दे एक ही हैं, वो आप जो भी ऑप्शन दिखे आपको मार देना है। ठीक है, अक्षांश का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ दिया है 82 डिग्री 30 मिनट, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यमयोत्तर माना गया है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है? चलिए ये क्वेश्चन पूछा है ज्ञात करने के लिए। चलिए, मानक यमयोत्तर क्यों माना गया होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि जो सूर्योदय सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट है, उसमें जैसे जैसे जो है हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो जो सूर्योदय लेट से होगा पश्चिम में, जबकि सूर्योदय लेट से होगा लेकिन सूर्यास्त भी लेट से होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, तो जो इसका नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ पे जल्दी सूर्य की किरणें पहुँचेंगी। जैसे क्या होता है कि जनरली आप असम के किसी व्यक्ति से बात कीजिए, तो वो आपको बताएगा कि वो डेली सुबह 4 बजे उठ जाता है। क्यों? क्योंकि 4 बजे वहाँ पे सूर्योदय हो चुका होता है, 4 से 5 के राउंड में। और वहीं आप गुजरात के व्यक्ति से बात कीजिए तो वो जनरली 8 बजे के आसपास उठता है। तो लगभग 2 घंटे से के राउंड का समय रखा जाता है अंतर सूर्योदय का। तो वही चीज़ है। और इधर क्या होगा, गुजरात का जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे हैं गुजरात में, या आप दिल्ली में हैं, जैसे अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो अभी यहाँ से आप किसी अपने असम के दोस्त को फ़ोन लगाइए शाम के 6 बजे, यहाँ पे लाइट होगा, लेकिन आप असम के किसी मित्र से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ अंधेरा हो चुका है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे असम में सूर्योदय जल्दी होगा और सूर्यास्त भी जल्दी हो जाएगा। यहाँ देर से सूर्योदय होगा गुजरात में, तो देर से सूर्यास्त भी होगा। ठीक है, क्योंकि सूरज यहाँ से घूमकर यहाँ आ चुका होगा। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया, दिन और रात का यही सब कॉन्सेप्ट है। आगे आते हैं, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, दक्षिणी हिस्से में है एशिया के, बिल्कुल सही। हिंद महासागर के कोस्ट लगी हुई है भारत की। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों तथा पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ये कैसे मिलाता है सोचिए ज़रा, बड़ा उटपटांग लगेगा आपको पहले ही। मैं भी जब इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, यार ऐसे कैसे बोल रहा है ये। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों तथा पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, कैसे? आप इस चीज़ को सोचिए कि ये बात कैसे बोला जा रहा है। जब आप मैप देखिएगा, क्योंकि मैं आता हूँ वापस, फिर आऊँगा यहाँ पे। आइए इधर मैप देखते हैं, एक इसी चैप्टर का मैप है, इसको समझ लीजिए, फिर हम वापस चलेंगे वहाँ पे। ये अपना देश है और ये हिंद महासागर है। ये बोल रहा है कि पश्चिम में यूरोपीय देशों से और पूरब में ये जो पूर्वी एशिया के देश है उससे मिलाता है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर यहाँ तक विस्तार है, इधर तक है। ठीक है, तो अब कहिएगा यहाँ पे अरब सागर है, तो अरब सागर इसी का एक हिस्सा है, हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है, जो रीजनल नेम जो है उसको दे दिया गया। यहाँ से देखिए एक रास्ता गया है लाल सागर से होते हुए स्वेज नहर को पार करते हुए यूरोप के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने जोड़कर जो ये बात कही है कि पश्चिम में यूरोपीय देश होता था, पश्चिम में क्या है, ये वेस्ट होगा, वेस्ट में यूरोपीय देशों तथा ईस्ट में किससे, ईस्ट में यह पूर्वी एशियाई के देशों से मिलता है। पूर्वी एशियाई का देशों से मतलब है थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, जो भी है।
ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ से सीधे यूरोप के लिए स्वेज नहर होते हुए लाल सागर होते हुए चला जाता है ये रास्ता, इसीलिए ऐसा सेंटेंस लिखा गया। ठीक है, वापस आते हैं पेज नंबर 2 पे। अब हम इससे आगे समझते हैं। यूरोपीय देशों तथा पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में है भारत। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, मतलब भारत की जितनी विस्तार है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है हिंद महासागर से, जो कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के थ्रूली कह सकते हैं आप, मिली हुई है। तो बहुत लंबी तटरेखा भारत की लगती है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पे रखा गया। हिंदुस्तान भी कहा जाता है भारत को, तो इसीलिए हिंद महासागर इसका नाम रखा गया। यहाँ पे एक फैक्ट दिया है, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब क्यों कम हो गई ये सोचिए, अगर जो हमने अभी मार्ग देखा, अगर वो मार्ग नहीं होता तो जब अगर हमें यूरोप जाना है तो कैसे जाएंगे, आइए फिर से देखते हैं मैप पे। अगर हमें यहाँ यूरोप जाना है, ये पूरा रास्ता जो है ब्लॉक है, पूरा अगर ब्लॉक होगा तो हम यहाँ से तो जा नहीं सकते, ये बंद है मान लीजिए। तो हमें यूरोप जाने के लिए, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, हमको ये पूरा अफ्रीका क्रॉस करके, मतलब इसके किनारे से फिर हमें यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। तो जो है 7000 किलोमीटर हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करना पड़ जाएगा, इसीलिए ये सेंटेंस इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं आपके काम की, जो हम पहले ही जानते हैं कि भारत का कौन सा रैंक है। तो क्षेत्रफल में 7वां रैंक है, 7th, और जनसंख्या में 2nd रैंक है। ठीक है, पहला रैंक है क्षेत्रफल में रशिया का। ये कितना है ये आपके काम का नहीं है, मत याद कीजिएगा, केवल ये याद कीजिए, 1 पे रशिया, 2 पे कनाडा, 3 पे यूएसए, 4 पे हमारा चाइना, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे अपना देश। आपको शुरू का 3 जरूर याद कर लीजिएगा। ब्राज़ील ऐसे भी आपको याद हो जाएगा क्योंकि ब्राज़ील दोनों में 5 पे है, जनसंख्या में भी 5 पे है और क्षेत्रफल में भी 5 पे है। ठीक है, तो अगर आप शुरू के 3 भी याद रखते हैं, रशिया, कनाडा और यूएसए, मतलब कि RCU, ठीक है, RCU याद रखिएगा, काफ़ी है, RCU। ठीक है, तो ये तीनों भी अगर आप याद रखते हैं तो सफिशिएंट है। एक भारत का याद रखिएगा कि भारत जो है 7th रैंक पे है और कुल क्षेत्रफल का वर्ल्ड का कितना है, ये 2.4%। और एक और फैक्ट क्या था, भारत की क्षेत्रफल कितना है, 32.8, या इसको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, लेकिन 32.8 ही याद रखिए, बहुत है इतना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है। चलिए आगे आते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 3। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि जो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है और जो पूरब से पश्चिम विस्तार है, उसको इन्होंने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है। पहले हम देखते हैं पूरब से पश्चिम। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न हिस्सा और ये हो गया ईस्टर्न हिस्सा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब हम देशांतर देख रहे थे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतर ऐसे देखते हैं, मतलब कि पूरब की तरफ बढ़ता है ये। ठीक है, इधर होते जाएगा। तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा 2933, बहुत आसान डिजिट है 2933। और 3214 वो होगा जो हम लोग दक्षिण से
उत्तर से दक्षिण देखेंगे या दक्षिण से उत्तर देखेंगे वो, ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ से शुरू है 8 डिग्री 4 मिनट से, ये कितना होगा 3214। वो क्या था 29 33 32 14। ज़्यादा विस्तार किसका है, तो इसी का है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार ज़्यादा है तुलना में पूरब से पश्चिम का, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार याद रखिएगा 3214 और 29 33, ठीक है। ये यहाँ पे कन्याकुमारी के तट से लेके जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी हिस्से तक, ठीक है। इसी चीज़ को इन्होंने इस मैप के माध्यम से समझाया है। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं आप इसमें देख सकते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। यहाँ पे अफ़गानिस्तान होगा जिससे 81 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। ये मैप में कुछ समझने वाली खास बात है नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जो है एक बार जो हमारे पड़ोसी देश हैं या जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो सागर है, जैसे यहाँ पे कैस्पियन सागर है, अरल सागर है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। पैसिफिक ओशन वगैरह सब समझा दिया है मैंने पहले भी आपको। तो भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानी कौन सी है, ये सब याद रखिएगा। जनरली एग्जामिनेशन में छोटे मोटे एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें देखना है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों को प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया के दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, ठीक है। पश्चिमी, मध्य, ठीक है, और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के देशों से ऐसा क्यों होगा? पश्चिम मध्य के देशों में खाने पीने की, जैसे जो सऊदी अरबिया है, ईरान है, खाड़ी देश जो भी है, बहुत गरीब राज्य रहा है पहले, तो उनके पास जो है कोई रिसोर्स नहीं होता था, तो वो इधर से ही यहाँ से व्यापार व्यवसाय चलता था, ईरान से, इराक से, सीरिया है या उस क्षेत्रों तक जो रेशम का बिजनेस होता था पहले, वो सब, या जो मसाले वगैरह की खेती से जो बिजनेस होता था केरल वेरल के तटवर्ती क्षेत्रों से या दर्रों के माध्यम से, तो वहाँ पे ज़्यादा जाता था। और पूर्वी एशिया से इसलिए था कि हमारा एक धार्मिक जो है रिलेशन है उनके साथ, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो हैं पूर्वी एशिया के देशों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जितने भारत में नहीं हुए उससे ज़्यादा वहाँ के देशों में हुए। जैसे कि आप म्यांमार जाएँ, वहाँ पे बौद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैन, चीन जाए, जापान जाए, तो इन सब देशों में बौद्धों की संख्या, थाईलैंड जाए तो बहुत ज़्यादा बौद्ध है, इसलिए जो है ऐसा हुआ। वही चीज़ यहाँ समझाया गया। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भी भारत से विभिन्न देशों में ले जाया करते थे। वही बात हमने अभी की थी, आगे इन्होंने लिख भी दिया है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। जो वहाँ से यात्री आए उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे निर्माण काम किए पुराने समय में, तो इसलिए जो है ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम अगली कक्षा में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हम और डेप्थली, या जो भी अच्छी जानकारियाँ या डेप्थली जानकारियाँ होंगी हम उसे देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए नमस्कार।